दोस्तों, आज की कहानी है मैं अपने पति से कैसे प्यार करूं जब मुझे पति से प्यार ही नहीं है। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे ऐसा लगा कि नीरज वहीं उस खिड़की पर खड़ा है, अभी अपना हाथ हिलाकर मेरा ध्यान आकर्षित करेगा। तभी पीछे से किसी का स्पर्श पाकर मैं चौंकी। मेघा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सब लोग नाश्ते पर आपका इंतजार कर रहे हैं और जमाई जी की नजरें तो आप ही को ढूंढ रही है। छेड़ने के अंदाज में भाभी ने कहा। सब हंसते बोलते नाश्ता का मजा ले रहे थे, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं एक ही पूरी को तोड़े जा रही थी। अरे मेघा, खा क्यों नहीं रही हो? बहू मेघा की प्लेट में गरम पूरियां डालो। माँ ने भाभी से कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा नाश्ता हो गया, कहकर मैं उठ गई। प्रदीप भैया मुझे ही घूर रहे थे। मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर उन्होंने मेरी खुशी क्यों छीन ली। पर वक्त की नजाकत को समझकर मैं चुप ही रही। माँ पापा भी सब समझ रहे थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं नीरज से बहुत प्यार करती थी, उसके साथ शादी के सपने संजो रही थी। बस सबने जबरदस्ती मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करवा दी जिसे मैं जानती तक नहीं थी। माँ, मैं आराम करने जा रही हूँ, कहकर मैं जाने ही लगी तो माँ ने कहा। मेघा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, जूस पी लो, मुझे भूख नहीं है, मैंने माँ से रूखे सुर में कहा। मेघा, ससुराल में सबका व्यवहार कैसा है और तुम्हारा पति सार्थक तुम्हें प्यार करता है कि नहीं? माँ ने पूछा। सब ठीक है माँ, मन हुआ कि कह दूं कि आप लोगों से तो सब अच्छे ही हैं। फिर माँ कहने लगी, सबका मन जीत लेना बेटा, अब वही तुम्हारा घर है। माँ बेटी में क्या बातें हो रही है? तभी मेरे पति सार्थक ने कमरे में आते ही कहा। मैं इसे समझा रही थी कि अब वही तुम्हारा घर है, सबकी बात मानना और प्यार से रहना। हाँ, आपकी बेटी बहुत समझदार है। थोड़े ही दिनों में मेघा ने सबका मन जीत लिया। सार्थक ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मेरी शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे। मैं शादी के बाद पहली बार माँ के घर आई थी। हमारे यहाँ आने से सब खुशी थे, पर मेरी नज़र तो अभी भी अपने प्यार को ढूंढ रही थी। सार्थक ने रात में कमरे में आकर कहा। मेघा, क्या हुआ? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। जब से यहाँ आई हो बहुत उदास लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अनमने ढंग से जवाब दिया। सार्थक मुझे एकदम पसंद नहीं। मेरे लिए यह जबरदस्ती और मजबूरी का रिश्ता है जिसे मैं पल भर में तोड़ देना चाहती हूँ, पर ऐसा कर नहीं सकती हूँ। अच्छा ठीक है, सार्थक ने बड़े प्यार से कहा। आज मेरे सिर में दर्द है, मैंने अपना मुंह फेर कर कहा। रात करीब 3 बजे मेरी नींद खुल गई। सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आ रही थी। फिर पुरानी यादें सामने आने लगी। हमारे घर में सबसे पहले मैं ही उठती थी। मेरे पापा सुबह 6 बजे ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे। मैं ही उनके लिए चाय नाश्ता बनाती थी, बाकी सब बाद में उठते थे। मेरे पापा रेलवे में कर्मचारी थे, इसलिए हम शुरू से ही रेलवे क्वार्टर में रहे। रेलवे क्वार्टर्स के घर भले ही छोटे होते थे, पर आगे पीछे इतनी जमीन होती थी कि एक अच्छा सा लॉन बनाया जा सकता था। हमने भी लॉन बनाकर बहुत सारे फूलों के पौधे लगा रखे थे। शाम को हम सब कुर्सियां लगाकर वहीं बैठते थे। मेरे घर के सामने ही मेरी दोस्त नर्मदा का घर था। उसके पापा भी रेलवे में एक छोटी पोस्ट पर काम करते थे। मैं और नर्मदा एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ती थी। हम दोनों पक्की सहेलियां थी, बेझिझक एक दूसरे के घर आती जाती रहती थी।
एक रोज में और नर्मदा बाहर खड़ी होकर बातें कर रही थी। तभी मेरी नज़र उसके घर की खिड़की पर पड़ी तो देखा कि नीरज यानी नर्मदा का बड़ा भाई मुझे एकटक देख रहा है। मुझे थोड़ा अजीब लगा। नीरज भी सकपका गया। मैं अपने घर के अंदर चली गई, पर बार बार मेरे दिमाग में उलझन हो रही थी कि आखिर वह मुझे ऐसा क्यों देख रहा था। मैंने महसूस किया कि वह अक्सर मुझे देखता रहता था। नीरज का मुझे देखना मेरे दिल को धड़का जाता था। शायद नीरज मुझे पसंद करने लगा था। धीरे धीरे मुझे भी नीरज से प्यार होने लगा। हमारी आंखें चार होने लगी। उसकी आंखों ने मेरी आंखों को बताया कि हमें एक दूसरे से प्यार हो गया है। अब तो हमेशा मैं उस खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो जाती थी। नीरज की भूरी आंखें और सुनहरे बाल मुझे पागल कर देते थे। अब हम छिप छिप कर मिलने भी लगे थे। सुबह मैं फिर उसी खिड़की के पास जाकर बैठ गई। तभी पीछे से किसी का स्पर्श पाकर मैं हड़बड़ा गई और मेरी सोच पर पूर्ण विराम लग गया। मेघा, तुम कब से यहाँ बाहर बैठी हो? चलो अंदर चाय बनाती हूँ, माँ ने कहा। मैं यहीं ठीक हूँ माँ, आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, माँ ने मुझे शंका भरी नजरों से देखते हुए कहा। तुम अभी तक उस लफंगे को नहीं भूली हो? अरे सब कुछ एक बुरा सपना समझकर क्यों नहीं भूल जाती हो? उसी में सबकी भलाई है बेटा। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अपनी घर गृहस्थी संभालो, अपने पति को प्यार करो। इतना अच्छा जीवन साथी और ससुराल मिली है, एक लड़की को और क्या चाहिए। माँ की बातों से मुझे रोना आ गया। मेरी गलती क्या थी? यही ना कि मैंने प्यार किया, और प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है। अपने पति से कैसे प्यार करूं जब मुझे उनसे प्यार ही नहीं है। अब क्यों रो रही हो? अगर तेरी करतूतों के बारे में जमाई राजा को पता चल गया तो क्या होगा? अरे बेवकूफ लड़की, क्यों अपनी सुखी संसार बर्बाद करने पर तुली हो? माँ ने गुस्से में कहा। कौन क्या बर्बाद कर देगा माँ जी? सार्थक ने पूछा, जैसे उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली हो। माँ हड़बड़ा कर कहने लगी, कुछ नहीं जमाई जी, मैं तो मेघा को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब पिछली बातें भूल जाओ। यह अपनी सब सहेलियों को याद करके रो पड़ रही है। ऐसे कैसे भूल जाएगी अपनी सहेलियों को? स्कूल कॉलेज अपने दोस्त के साथ बिताया वह पल ही तो हम कभी भी याद करके मुस्कुरा लेते हैं। सार्थक ने कहा, मेघा, दुनिया बहुत ही छोटी हो गई है। हम इंटरनेट के जरिए कभी भी किसी से भी जुड़ सकते हैं। हम माँ के घर 3 से 4 दिन रहकर अपने घर रांची चल दिए। पटना से रांची करीब 1 दिन का रास्ता है। सार्थक तो सो गए, पर ट्रेन की आवाज़ से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं फिर वही सब सोचने लगी कि कैसे मेरे परिवार वालों ने हमारे प्यार को पनपने नहीं दिया। प्रदीप भैया को कैसे भूल सकती हूँ? उनकी वजह से ही मेरा प्यार अधूरा रह गया था। मेरी आंखों के सामने ही उन्होंने नीरज को कितना मारा था। अगर तब नीरज की माँ आकर प्रदीप भैया के पैर ना पकड़ती तो शायद वह नीरज को मार ही डालते। उस दिन के बाद हम दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले। भैया ने तो यहाँ तक कह दिया था नीरज को कि आइंदा कभी यहाँ नज़र आया या मेरी बहन को नज़र उठाकर कभी भी देखने की कोशिश की तो मारकर ऐसी जगह फेंकूंगा कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा। प्रदीप भैया की धमकी से डरकर नीरज और उसके परिवार वाले यहाँ से कहीं और चले गए। नर्मदा को हमारे प्यार के बारे में सब पता था। एक दिन नर्मदा मेरी माँ से यह कहकर मुझे अपने घर ले गई कि हम साथ बैठकर पढ़ाई करेंगे।
हमारी 12वीं कक्षा की परीक्षा अगले महीने शुरू होने वाली थी, अतः माँ ने हाँ कर दी। अब तो हमारा मिलना रोज होने लगा। एक रोज जब मैं नर्मदा के घर गई तो कोई नहीं दिखा, सिर्फ नीरज था। उसने बताया कि नर्मदा और माँ बाहर गई हैं। मैं वापस अपने घर आने लगी, तभी नीरज ने मेरा हाथ अपनी ओर खींचा। नीरज छोड़ो मेरा हाथ, कोई देख लेगा। मैंने नीरज से कहा, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि घर में मेरे अलावा कोई है ही नहीं। उसने शरारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। उसकी नज़दीकियां देखकर मेरे दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अपने आप को नीरज से छुड़ाने की कोशिश कर भी रही थी और नहीं भी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, तभी उसने मेरे अधरों पर अपना ओठ रख दिया। नीरज, यह क्या किया तुमने? यह तो गलत है। इसमें गलत क्या है? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कहकर उसने मेरे गालों को चूम लिया। किसी को हमारे प्यार के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ नर्मदा को छोड़कर सुनहरे सपनों की तरह हमारे दिन बीत रहे थे। हमारे प्यार को 3 साल हो गए। नीरज की भी नौकरी लग गई और मेरी भी स्नातक की पढ़ाई पूरी हो गई। अब तो हम अपनी शादी के सपने भी संजोए लगे। मैंने नीरज को अपने मन का डर बताते हुए कहा, नीरज, अगर हमारे घर वाले हमारे शादी नहीं होने देंगे तो हम भागकर शादी कर लेंगे, और अगर वह भी ना कर पाए तो साथ मर सकते हैं। बोलो, दोगी मेरा साथ? हाँ नीरज, मैं अब तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। मैंने उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा। हमें पता ही नहीं चला कि कब प्रदीप भैया ने हमें एक दूसरे के साथ देख लिया था। मेरे और नीरज के रिश्ते को लेकर घर में बहुत हंगामा हुआ। मुझे भैया से बहुत मार भी पड़ी। अगर भाभी बीच में ना आती तो शायद मुझे मार ही डालते। उस वक्त माँ पापा ने भी मेरा साथ नहीं दिया। जल्दी जल्दी में मेरी शादी तय कर दी गई। इन जालिमों की वजह से मेरा प्यार अधूरा रह गया। कभी माफ़ नहीं करूँगी इन प्यार के दुश्मनों को। हेलो मैडम, जरा जगह दो, मुझे भी बैठना है, किसी अनजान आदमी ने मुझे छूते हुए कहा तो मैं चौंक उठी। मैंने कहा, यह तो आरक्षित सीट है। तभी 2 लोग और आ गए और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैं चिल्लाई, सार्थक! सार्थक हड़बड़ा कर उठ गए। जब उन्होंने देखा कि कुछ लड़के मेरे साथ छेड़खानी करने लगे हैं तो वह सब पर टूट पड़े। रात थी, इसलिए सारे पैसेंजर सोए हुए थे। मैं तो डर गई कि कहीं चाकू वाकू ना चला दे, अतः मैं जोर जोर से रोने लगी। तब तक डिब्बे की लाइट जल गई और पैसेंजर उन बदमाशों को पकड़कर मारने लगे। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई। मेघा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? सार्थक ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उनके सीने से लगते ही लगा जैसे मैं ठहर गई। अब तक तो बेवजह भावनाओं में बहे जा रही थी, जिनकी कोई मंजिल ही ना थी। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। सार्थक के हाथ से खून निकल रहा था, फिर भी उन्हें मेरी ही चिंता थी। तभी किसी पैसेंजर ने कहा, आप चिंता ना करें भाई साहब, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, पर थोड़ा डर गई हैं। खून तो आपके हाथ से निकल रहा है। तभी किसी ने आकर सार्थक के हाथों पर पट्टी बांध दी। तब जाकर खून का बहना रुका। मैं यह क्या कर रही थी? इतने अच्छे इंसान के साथ इतनी बेरुखी। सार्थक को अपने से ज़्यादा मेरी चिंता हो रही थी। मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? अब सार्थक ही मेरी दुनिया है, मेरे लिए सब कुछ है। नीरज तो मेरा प्यार था, सार्थक तो मेरा जीवन साथी है।